आज है 16 दिसंबर मंगलवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज की चर्चा में हम देश और दुनिया की उन खबरों पर नज़र डालेंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। आज के अंक में हम बात करेंगे कि कैसे गुजरात सरकार ने अदानी समूह के लिए वन नियमों को बदलने की मांग केंद्र से की। साथ ही बात होगी भारतीय रुपये की जो डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। हम विश्लेषण करेंगे बांग्लादेश के उन गंभीर आरोपों का जिनमें दावा किया गया है कि शेख हसीना भारत से अस्थिरता फैला रही हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि मोदी सरकार मनरेगा को खत्म करके कौन सा नया कानून लाने की तैयारी कर रही है और आखिर केरल सरकार और केंद्र के बीच फिल्म फेस्टिवल को लेकर टकराव क्यों बढ़ गया है। शुरुआत करते हैं पर्यावरण और उद्योग जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर से। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि भाजपा के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार ने केंद्र से वन भूमि के नियमों में बदलाव की मांग की थी। रिपोर्ट के अनुसार गुजरात सरकार ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत वनीकरण के लिए आरक्षित वन भूमि को मुक्त करने का अनुरोध किया। राज्य सरकार का कहना था कि अदानी समूह ने अपनी परियोजनाओं के लिए इन वन खंडों की मांग की थी। शुरुआत में केंद्र सरकार की विशेषज्ञ संस्था आईसीएफआर ने इस पर आपत्ति जताई थी। संस्था का तर्क था कि जिस जमीन को हरा भरा बनाने के लिए चुना गया था वहां वनों की कटाई की अनुमति देना विरोधाभासी है। इसके बाद गुजरात सरकार ने अपना तर्क बदलते हुए दावा किया कि इन जमीनों पर कोई जंगल नहीं लगाना चाहता, इसलिए इन्हें हटा दिया जाना चाहिए। आखिरकार केंद्र ने नियमों को दरकिनार करते हुए अदानी समूह द्वारा मांगी गई जमीन को ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से हटा दिया। जब रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने सवाल पूछे तो सरकार ने अदानी का नाम लेने से इनकार किया, मगर दस्तावेज कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। अब रुख करते हैं अर्थव्यवस्था की ओर, जहां भारतीय मुद्रा के लिए खतरे की घंटी बज रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि भारतीय रुपया मंगलवार को डॉलर के मुकाबले 91.14 के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया। ये लगातार चौथा सत्र था जब रुपये ने ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2025 में अब तक रुपये का 6% से अधिक अवमूल्यन हो चुका है, जिससे यह एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गई है। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय बाजार से पैसा निकालना और आयातकों द्वारा डॉलर की भारी मांग इसके मुख्य कारण हैं। इसके अलावा वैश्विक आर्थिक स्थितियों और भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर बनी अनिश्चितता ने भी बाजार को डरा दिया है। रुपये की यह गिरावट सीधे तौर पर महंगाई को बढ़ा सकती है और आयात को महंगा कर सकती है। पड़ोसी देश बांग्लादेश से कूटनीतिक तनाव की खबरें आ रही हैं। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ढाका ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की गतिविधियों पर विरोध दर्ज कराया। बांग्लादेश का आरोप है कि शेख हसीना भारत की धरती का इस्तेमाल बांग्लादेश में आतंकवादी गतिविधियों को भड़काने के लिए कर रही हैं। बांग्लादेशी अधिकारियों ने वहां के एक युवा नेता की हत्या के प्रयास के मामले में भी भारत से सहयोग मांगा है। बैठक के दौरान बांग्लादेश ने साफ कहा कि हसीना के बयान आगामी चुनावों को कमजोर करने की साजिश हैं। उन्होंने एक बार फिर शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री के प्रत्यर्पण की मांग दोहराई है ताकि उन पर बांग्लादेशी अदालतों में मुकदमा चलाया जा सके। भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। व्यापार जगत से एक और बुरी खबर है। डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ का असर अब भारतीय निर्यात पर दिखने लगा है। रत्न और आभूषण क्षेत्र पर इसकी सबसे ज्यादा मार पड़ी है। रिपोर्ट बताती है कि सितंबर के बाद से अमेरिका को होने वाले रत्न और आभूषण निर्यात में लगभग 70% की भारी गिरावट आई है। इससे पहले अप्रैल और अगस्त के बीच भी निर्यात में 34% की कमी देखी गई थी। इतना ही नहीं, रेडीमेड वस्त्र उद्योग भी संकट में है, जहां निर्यात में 31% की गिरावट दर्ज की गई है। जानकारों का कहना है कि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की हिस्सेदारी लगातार घट रही है। जहां 2012 में ये हिस्सेदारी 18.5% थी, वो अब गिरकर 11.5% रह गई है। ये गिरावट भारत के कुल माल निर्यात के लिए एक बड़ा झटका है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेतृत्व को बड़ी राहत मिली है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की एक अदालत ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत को खारिज कर दिया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने अपने फैसले में कहा कि ईडी की यह शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है। अदालत ने तर्क दिया कि पीएमएलए के तहत ईडी केवल एफआईआर के आधार पर ही मनी लॉन्ड्रिंग का केस चला सकती है। चूंकि यह मामला भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत पर आधारित था और इसमें कोई एफआईआर नहीं थी, इसलिए अदालत ने इसे आधारहीन माना।
कोर्ट ने साफ किया कि केवल संज्ञान और समन आदेश के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू करना कानूनन सही नहीं है। यह फैसला कांग्रेस के लिए एक बड़ी कानूनी जीत मानी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए भयानक हमले के तार अब भारत से जुड़ते दिख रहे हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक बॉन्डी बीच पर हुए हमले में शामिल 2 बंदूकधारियों में से एक साजिद अकरम हैदराबाद का मूल निवासी निकला है। 50 वर्षीय साजिद 1998 में छात्र वीजा पर ऑस्ट्रेलिया गया था और तब से शायद ही कभी भारत आया। अधिकारियों ने बताया कि हैदराबाद के टोली चौकी में उसका परिवार रहता है। हालांकि जांच एजेंसियों को अभी तक साजिद का हैदराबाद में कोई आतंकी लिंक नहीं मिला है। इस हमले में शामिल दूसरा व्यक्ति साजिद का बेटा नवीद था, जो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है। फिलीपींस के आवर्जन रिकॉर्ड बताते हैं कि पिता पुत्र ने हाल ही में मनीला की यात्रा की थी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने फिलहाल हमलावरों की नागरिकता पर टिप्पणी करने से इनकार किया है और जांच जारी है। बिहार में मतदाताओं को भेजे गए लाखों नोटिस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि कानून का उल्लंघन करते हुए केंद्रीय पोर्टल से 10 लाख से अधिक लोगों को नोटिस भेजे गए, जबकि यह अधिकार केवल स्थानीय अधिकारियों का होता है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि अधिकारियों को पहले से भरे हुए नोटिस मिले थे, जिनमें पूरे दस्तावेज जमा कर चुके मतदाताओं को भी निशाना बनाया गया था। हालांकि मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि कोर्ट केवल अखबार की खबरों पर नहीं चल सकता और याचिकाकर्ता को हलफनामा दायर करना होगा। चुनाव आयोग ने खबरों का खंडन करने से इनकार किया है, लेकिन इस मामले ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। Scroll.in पर तबस्सुम बरनगरवाला की रिपोर्ट बताती है कि केंद्र सरकार मनरेगा को खत्म कर एक नया कानून लाने की तैयारी में है। इस प्रस्तावित बिल का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन रखा गया है। विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पर गहरी चिंता जताई है। नए प्रस्ताव के मुताबिक काम देने का फैसला अब ग्राम पंचायतों के बजाय केंद्र सरकार करेगी। साथ ही वित्तीय बोझ का बड़ा हिस्सा राज्यों पर डाला जाएगा। पहले जहां केंद्र सरकार मजदूरी का पूरा पैसा देती थी, वहीं अब उसे घटाकर 60% करने का प्रस्ताव है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बिल मजदूरों के काम के अधिकार को छीन लेगा और एआई आधारित हाजिरी जैसी तकनीक से गरीबों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। इसी से जुड़ी एक और खबर नामों की राजनीति को लेकर है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार भाजपा सरकार मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी या ऐसे ही किसी नए नाम पर विचार कर रही है। ये कदम सरकार के व्योपनिवेशीकरण एजेंडे का हिस्सा बताया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार गांधी नेहरू परिवार के नामों को हटाकर दीनदयाल उपाध्याय या अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर योजनाओं का नामकरण कर रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार केवल पैकेजिंग और ब्रांडिंग में माहिर है और पुरानी योजनाओं का श्रेय लेना चाहती है। इससे पहले भी इंदिरा आवास योजना और राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के नाम बदले जा चुके हैं। आलोचकों का कहना है कि सरकार नामों के जरिए एक नई राजनीतिक पहचान स्थापित करने की कोशिश कर रही है। नौकरशाही में सुधार के दावों के बीच पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं। नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने सिविल सेवकों के लिए 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली पर यू टर्न ले लिया है। उत्तराखंड कैडर के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी के मामले में सरकार ने ट्रिब्यूनल को बताया कि अधिकारियों की रेटिंग के नियम सार्वजनिक नहीं किए जा सकते। कार्मिक विभाग ने कहा कि ये नियम गोपनीय हैं और इन्हें केवल सीलबंद लिफाफे में अदालत को दिया जाएगा। ये रुख सरकार के ही पिछले साल के हलफनामे के बिल्कुल उलट है। पहले सरकार पारदर्शिता की बात करती थी, लेकिन अब नियमों को छुपाने का प्रयास हो रहा है। ये बदलाव नौकरशाही में जवाबदेही और पारदर्शिता को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार महेश लांगा को अंतरिम जमानत दे दी है। द हिंदू और स्क्रॉल की रिपोर्ट के अनुसार लांगा को जीएसटी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अदालत ने जमानत देते हुए एक कड़ी शर्त भी लगाई है। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने लांगा को उनके खिलाफ लगे आरोपों से संबंधित किसी भी विषय पर लिखने से रोक दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसे पत्रकार द्वारा धन उगाही का गंभीर मामला बताया था। वहीं लांगा के वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि उद्योगपतियों द्वारा पत्रकारों को निशाना बनाना भी उतना ही गंभीर है। यह मामला प्रेस की आज़ादी और पत्रकारों पर कानूनी कार्रवाई के बीच संतुलन को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत में स्टैंड अप कॉमेडी के लिए सिकुड़ती जगह पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार के कार्यकाल में राजनीतिक व्यंग्य पर बढ़ती सख्ती के कारण हिंदी भाषी कॉमेडियन अब अमेरिका का रुख कर रहे हैं। कुणाल कामरा जैसे कलाकारों को भारत में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वरुण ग्रोवर और जाकिर खान जैसे कलाकारों को अमेरिका में भारी भीड़ और सराहना मिल रही है। वरुण ग्रोवर का कहना है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्रवासी भारतीय राजनीतिक चुटकुलों को इतना पसंद करेंगे।
न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि भारत के बाहर का भारत भी उतना ही विविध है और वहाँ कलाकार खुलकर अपनी बात कह पा रहे हैं, जो भारत में मुश्किल होता जा रहा है। हिंद महासागर में चीन की गतिविधियां भारत के लिए चिंता का विषय बन गई हैं। खबरों के अनुसार चीन का 5वां अनुसंधान पोत हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। दा यांग यी हाओ नामक ये जहाज समुद्र तल के मानचित्रण और खनिज अनुसंधान के उपकरणों से लैस है और मालदीव की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले भी कई चीनी जहाज इस क्षेत्र में सर्वेक्षण कर चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अनुसंधान के नाम पर चीन इस क्षेत्र में रणनीतिक और सैन्य डेटा इकट्ठा कर रहा है। मालदीव के साथ चीन की बढ़ती नज़दीकी और हिंद महासागर में उसकी नौसेना की मौजूदगी भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। अब बात करते हैं केरल और केंद्र सरकार के बीच चल रहे सांस्कृतिक टकराव की। डेक्कन हेरल्ड और पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार तिरुवनंतपुरम में चल रहे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरल में स्क्रीनिंग को लेकर विवाद गहरा गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने महोत्सव में 19 फिल्मों के प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इनमें फिलिस्तीन संघर्ष पर आधारित फिल्में और 100 साल पुरानी क्लासिक फिल्म बैटलशिप पोटेमकिन शामिल हैं। हालांकि केरल की वामपंथी सरकार ने केंद्र के फैसले को दरकिनार करते हुए घोषणा की है कि सभी फिल्में तय कार्यक्रम के अनुसार दिखाई जाएंगी। केरल चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष रेसुल पुकुटी ने साफ किया कि किसी भी फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं रोकी जाएगी। बाद में 4 फिल्मों को सेंसर से छूट मिल गई, लेकिन 15 फिल्में अभी भी बिना मंजूरी के हैं। दिग्गज फिल्म निर्माता अडूर गोपालकृष्णन ने केंद्र के इस रवैये को अज्ञानता करार दिया है। यह विवाद केवल फिल्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य की सांस्कृतिक स्वायत्तता और अभिव्यक्ति की आज़ादी के सवाल को भी उठाता है। एक राज्य सरकार द्वारा केंद्र के आदेश के बावजूद फिल्में दिखाने का फैसला संघीय ढांचे में एक नई बहस को जन्म दे रहा है। अब चलते हैं आज के विचार खंड की ओर। आज हम बात करेंगे रटगर ब्रेगमन के रीथ लेक्चर की, जो उन्होंने सिलिकॉन वैली के दिल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिया। बीबीसी के लिए दिए गए इस व्याख्यान में ब्रेगमन ने मशीनी युग में इंसानियत की जंग पर अपने विचार रखे। उन्होंने अपनी किशोरावस्था के उस दौर को याद किया जब उन्हें लगा था कि इंसान के पास कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है और सब कुछ पहले से तय है। लेकिन समय के साथ उनकी यह सोच बदल गई। ब्रेगमन ने चेतावनी दी कि आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारी मानवता के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने इसकी तुलना परमाणु हथियारों के दौर से की, जब बर्ट्रैंड रसेल ने मानवता को बचाने की अपील की थी। ब्रेगमन का कहना है कि आज बिग टेक कंपनियां हमारा ध्यान चुरा रही हैं और हमें एक दूसरे से अलग कर रही हैं। सोशल मीडिया ने हमें जोड़ा नहीं बल्कि तोड़ा है और एआई इस अलगाव को और गहरा कर सकता है। उन्होंने 5 बुनियादी सवालों पर जोर दिया। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हम कहां जा रहे हैं, हमें कैसे जीना चाहिए और क्या पवित्र है। ब्रेगमन का मानना है कि पवित्रता स्वर्ग में नहीं बल्कि हमारे आपसी रिश्तों में है। प्रेम की लालसा, ज्ञान की खोज और दूसरों के दर्द के लिए करुणा ही असली पवित्रता है। उन्होंने कहा कि हमें एआई और एल्गोरिदम के खिलाफ एक नैतिक क्रांति की जरूरत है, ठीक वैसी ही जैसे अतीत में गुलामी के खिलाफ आंदोलन हुए थे। उनका संदेश साफ है कि मशीनें कितनी भी स्मार्ट हो जाएं, वे इंसान की जगह नहीं ले सकती और हमें अपनी मानवता को बचाने के लिए संघर्ष करना होगा। ब्रेगमन ने अपने भाषण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि जीवन को केवल पीछे की ओर देखकर समझा जा सकता है, लेकिन इसे आगे की ओर ही जिया जाना चाहिए। उनका यह विचार आज के तकनीक प्रधान युग में हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम मशीनों की दौड़ में अपनी आत्मा को पीछे तो नहीं छोड़ रहे हैं। हरकारा के आज के अंक में इतना ही। उम्मीद है कि खबरों का यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। आप हरकारा को सबस्टैक के अलावा व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।